है बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आपके सामने केमिस्ट्री बेसिक का एक टॉपिक मैं लेकर आया हूँ। मैटर में एटम, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट, कंपाउंड। हालांकि आप सबको आता है, आप सब ने पढ़ा होगा, बट मैं आज वो चीज़ आपको बताने वाला हूँ जो शायद आपने ना पढ़ा होगा, या इस वीडियो से आपको कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा। ये मेरी गारंटी है कि कुछ नया कॉन्सेप्ट आप लेकर जाएंगे बिना रटे हुए। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है मैटर के ऊपर। मैटर आप सब ने पढ़ा होगा कि मैटर जिसके अंदर मास होता है, स्पेस ऑक्युपाई करता है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। मैटर को जो क्लासिफाई किया गया है वो प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर में क्लासिफाई किया गया है, ये बात है। अब बात समझ में आती है, व्हाट इज द प्योर, क्या मीनिंग है प्योर की। तो सबसे पहली चीज तो प्योर की ये आती है कि जो है वही है, जो है वही है। तो मैं सबसे पहली चीज यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है हिंदी की, कि प्योर उसे कहते हैं कि जो है वही है। बात समझ में आई, जो है वही है, क्या मतलब इसका है अभी मैं आपको समझाता हूँ। जो है वही है का क्या मतलब है ना। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ सबसे पहले कि अगर मैं दूध में पानी मिला दूं या पानी में दूध मिला दूं, क्या अलग हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल अलग हो गया। दूध में पानी डाला तब भी प्योर नहीं रह गया, और पानी में दूध डाला तब भी प्योर नहीं रह गया। इसका मतलब ये अलग चीज है, यानी ये प्योर नहीं है। तो किस में जाएगा? ये मिक्सचर के अंदर जाएगा, और मिक्सचर हम अलग से पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, पहली चीज। तो एक एग्जाम्पल लेता हूँ, पानी। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, हमारे पास पानी है, तो पानी जब तक पानी है, सिर्फ उसके अंदर पानी है, वो प्योर है। ऐसे एग्जाम्पल लेता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर का। अब कैल्शियम कार्बोनेट ये भी प्योर है। कुछ लोग कहेंगे सर कैल्शियम अलग है, कार्बन अलग है और ऑक्सीजन अलग है। भाई तुम ये सोचो, मैं कहूँ एक पूरा इंसान है, तो इसका मतलब हाथ भी है, पैर भी है और सब कुछ है। आप कहोगे नहीं सर हाथ अलग है, पैर अलग है, मुंडी उसकी अलग है, आप इसको इंसान नहीं। तो ऐसे ही सेम जो है कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर CaCO3, अगर उसके अंदर से कार्बन निकाल दो, क्या वो कैल्शियम कार्बोनेट रह जाएगा? बिल्कुल नहीं रह जाएगा। इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को होने के लिए तीनों की जरूरत है, तो वो आपस अपने आप में क्या है? प्योर है। एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूं, वाटर। अब वाटर के अंदर क्या है? सबको पता है वाटर एक प्योर सब्सटेंस है, प्योर है। कुछ लोग कहेंगे सही नहीं सर, हाइड्रोजन भी है उसके अंदर और ऑक्सीजन भी है, फिर प्योर कैसे है? तो प्योर इस वजह से है कि वाटर मिलकर बना ही किससे है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अगर हाइड्रोजन हटा दो पानी रह ही नहीं गया, ऑक्सीजन हटा दो पानी रह ही नहीं गया। इसका मतलब पानी है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहेगा। तो पानी अगर सिर्फ पानी है, उसमें कुछ भी नहीं मिला है, प्योर है। बात समझ में आ गई होगी, और आ गई होगी तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा कि हमने आज कुछ सीखा। अभी और मजेदार चीज सिखाता हूं। अब आते हैं हम लोग कि प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई किया गया है एलिमेंट्स और कंपाउंड के अंदर। अब समझते हैं व्हाट इज द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब अ प्योर सब्सटेंस, एक ऐसा प्योर सब्सटेंस हैविंग वन टाइप ऑफ एटम। यहां बात आप गौर करिएगा, यहां मैंने लिखा है वन टाइप की, एक ही टाइप के एटम हो। फॉर एग्जांपल ये क्या है? आयरन। आपने लोहा लिया तो ये आयरन है। अब आयरन के अंदर, लोहे के अंदर जो भी छोटे छोटे इसके एटम है वो किसके हैं? क्या वो कैल्शियम के हैं? नहीं। आयरन के? क्या वो कार्बन के हैं? क्या वो जिंक के हैं? नहीं सर, आयरन के अंदर तो आयरन ही होगा। बिल्कुल, आयरन के अंदर तो आयरन ही होगा। यानी आयरन के अंदर सिर्फ आयरन है, इसका मतलब वो क्या है? प्योर है, और साथ साथ में क्या है? एलिमेंट है। इसका मतलब अगर कोई ऐसी चीज हो जिसमें सिर्फ एक ही टाइप, मैंने एक क्लियर देखो, O2 सिर्फ ऑक्सीजन, हीलियम ओनली हीलियम, कैल्शियम O3 सिर्फ ऑक्सीजन, फास्फोरस P4 सिर्फ फास्फोरस, सल्फर एसेट सिर्फ सल्फर, यानी एक ही टाइप के हैं। मैंने ये नहीं, बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वन वन नहीं, मैंने एक एटम को क्रॉस लगाया है, यानी एक एटम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं एक ही टाइप के हैं। तो वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी O2 हो सकता है, O3 हो सकता है, लेकिन टाइप क्या रहना चाहिए? एक ही टाइप रहना चाहिए, उसे एलिमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। अब ये प्योर तो है, प्योर, लेकिन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें दो टाइप के आ गए हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के आ गए हैं। आइए क्लासिफाई, मोनोएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। कुछ लोग कहेंगे सर बुक में तो डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक है, मैंने एक सिंपल लिया। अब ऐसे एलिमेंट जिसमें एक ही एटम हो, एक ही टाइप का तो है भाई, टाइप तो एक ही है, लेकिन उसके अंदर भी एक ही एटम हो, मोनो, एक, हीलियम, कैल्शियम, ये मोनोएटॉमिक, और एक से ज्यादा हो, O2, O3, P4, एसेट, तो हमने इसको पॉलीएटॉमिक बोल दिया है। आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने मस्त चीज बनाई आपके लिए, समझना।
यहाँ एक तरफ मैंने लिखा है एलिमेंट, एक तरफ लिखा है पॉलीएटॉमिक। P4 क्या ये एक एलिमेंट है? बिल्कुल सर, सिर्फ फास्फोरस है, इसमें एक ही टाइप है, हमने एलिमेंट इसको बोला, बिल्कुल बोला। क्या ये पॉलीएटॉमिक है? बिल्कुल एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है। क्लियर करो बेटा, एलिमेंट का मतलब एक टाइप का होना चाहिए, तो फास्फोरस में तो एक ही टाइप का, इसका मतलब एलिमेंट है। और चूंकि एक से ज्यादा है नंबर में एक से ज्यादा है, तो मैं एलिमेंट यहाँ पे लिख देता हूं नंबर, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम नंबर की बात कर रहे हैं, कितने एटम। तुम पॉलीएटॉमिक। अब देखो वाटर का एग्जांपल लो, वाटर एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो दो टाइप के एटम से बन, दो टाइप है इसमें, ऑक्सीजन अलग हाइड्रोजन अलग, इसका मतलब ये एलिमेंट नहीं है। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट एलिमेंट नहीं है, लेकिन पॉलीएटॉमिक तो है, एक से ज्यादा तो है भाई। एक पॉलीएटॉमिक मैंने क्या है, मैंने सिर्फ पॉलीएटॉमिक की बात की। जैसे मैं कहूँ ना कौन से पॉलीएटॉमिक है, तो आप कहोगे सर इसमें सब पॉलीएटॉमिक है। फिर मैं कहूँ नहीं पॉलीएटॉमिक एलिमेंट कौन से हैं, अब आप कहोगे सर P4 है। क्लियर हो गई होगी बात। अब आते हैं अपने मस्त चीज की तरफ। अभी देखो मॉलिक्यूल छुपा के रखा हूं, मॉलिक्यूल छुपा के रखा हूं, आप सोचना फिर मैं बताऊंगा। अब आते हैं कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? ऐसे प्योर सब्सटेंस जिनमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम हो। डिफरेंट टाइप का मतलब क्या है कि अलग, पहले समझ लो। देखो H2O हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, CO2 कार्बन अलग है ऑक्सीजन अलग है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे कंपाउंड हैं। लेकिन O2 एक ही टाइप, हीलियम एक ही टाइप, ये कंपाउंड नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट, एक से ज्यादा हो। बिल्कुल सर, एक से ज्यादा, देखिए एक से ज्यादा है H2O, एक से ज्यादा 3 है इसमें भी 3 है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट में सर 3 1 4 1 5 है। तो एक से ज्यादा हो किसमें? नंबर में। बिल्कुल सर, एक से ज्यादा हो नंबर में, लेकिन साथ में अलग अलग भी हो। एक से ज्यादा तो हो लेकिन अलग अलग भी हो। O2 तो भी एक से ज्यादा है, लेकिन चूंकि O2 एक ही टाइप का है इसलिए एलिमेंट बोला। और वाटर क्या है? H2O CO2 डिफरेंट टाइप के हैं, अलग हैं, अलग अलग टाइप के हैं, डिफरेंट टाइप के हैं, इसका मतलब अलग हैं, तो इसको क्या बोला आपने? कंपाउंड। अब आपको चीज क्लियर आ गई होगी। अब हम चलते हैं मॉलिक्यूल के ऊपर। आपको पता होगा बट मैं कुछ बताने वाला हूं, हो सकता है आपके लिए नया हो। चलिए मॉलिक्यूल देखते हैं। मॉलिक्यूल सब्सटेंस हैविंग मोर देन वन एटम, यानी अब इसने सिर्फ इतना बोला है, एक से ज्यादा होना चाहिए। मुझे टाइप वाइज से मतलब नहीं है, मुझे टाइप वाइज से मतलब नहीं है, बस एक से ज्यादा होने चाहिए, एक से ज्यादा होने चाहिए। तो देखो एक से ज्यादा हो, अब इसमें भाई हो सकता है कि O2 हो, एक से ज्यादा ये भी है, बिल्कुल। H2O हो सकता है, बिल्कुल। तो यानी एक से ज्यादा में कुछ भी हो सकते हैं। आइए देखते हैं। देखो O2 है, O3 है, एक से ज्यादा है, इसका मतलब मॉलिक्यूल है। लेकिन चूंकि कंपाउंड नहीं है। क्यों नहीं है सर कंपाउंड? क्योंकि ये भैया एक ही टाइप के हैं, और कंपाउंड होने के लिए अलग टाइप का होना पड़ता है। तो चूंकि ये यार देख लो, तो ये कंपाउंड नहीं है। नीचे आओ वाटर पे, वाटर एक से ज्यादा है, हाँ सर एक से ज्यादा है मॉलिक्यूल, और एक से ज्यादा टाइप भी है, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, इसका मतलब ये कंपाउंड भी है। बात समझ में आई? अब नीचे स्टेटमेंट पढ़ो, ऑल कंपाउंड आर मॉलिक्यूल, कि जितने भी कंपाउंड होंगे वो मॉलिक्यूल है। बिल्कुल सर, सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल होंगे। क्यों? देखो वाटर को, वाटर कंपाउंड है और एक से ज्यादा है इसके अंदर, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल है। लेकिन सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होंगे। देख लो O2 O3 को, मॉलिक्यूल तो है लेकिन एक ही टाइप का है, इसलिए कंपाउंड नहीं होंगे। तो आई थिंक आपको कुछ नया जरूर पढ़ने को मिला होगा। हम उसके बाद अलग सा पढ़ेंगे कि हमने मिक्सचर को क्लासिफाई कैसे किया है। अब आपको बस इतनी चीज बताना है, मॉलिक्यूल प्योर होते हैं या इम्प्योर। अगर आपने समझ लिया है तो आपको बताना है कि मॉलिक्यूल प्योर है या इम्प्योर है। कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। अशाद एकेडमी में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे आपको कंटेंट ऐसा मिलेगा कि आपकी पूरी रूह तक उतर जाएगा, है ना गाइस? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो केमिस्ट्री, आपकी बेसिक केमिस्ट्री 0 लेवल से बिल्कुल आपकी शुरू है, और आपने अभी तक यहाँ पे देखा क्या क्या पढ़ा होगा। आपने, मैं हल्का सा बता दूं, आपने मैटर जिसमें प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर होते हैं, प्योर सब्सटेंस के अंदर आपके एलिमेंट और कंपाउंड्स होते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। एलिमेंट्स पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया है, कंपाउंड्स आपको पूरा पढ़ा दिया गया है, मॉलिक्यूल्स आपको पढ़ा दिया गया है। फिर मैंने एक क्वेश्चन यहीं पर पूछा था आपसे कि मॉलिक्यूल्स प्योर होते हैं या इम्प्योर होते हैं, तो आप सबको पता है, सबके अलग अलग आंसर थे। तो सिंपल याद रखिएगा, मॉलिक्यूल्स प्योर भी हो सकते हैं और इम्प्योर भी हो सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ। मॉलिक्यूल उनको कहा गया है जिनमें एक से ज़्यादा एटम होते हैं।
मैंने पानी लिया H2O, तो H2O एक प्योर सब्सटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, मॉलिक्यूल भी है और साथ में एक प्योर सब्सटेंस भी है ना। लेकिन अगर मतलब इसी वाटर के अंदर मैंने नमक मिला दिया, अब ये प्योर नहीं रह गया, अब ये मिक्सचर बन चुका है। तो यानी मॉलिक्यूल्स प्योर भी हो सकते हैं और इम्प्योर भी हो सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की एलिमेंट की ही कहानी को आगे बढ़ाते हुए कि एलिमेंट क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स की कहानी आपने पढ़ लिया है कि एलिमेंट्स को देखो अलग अलग पार्ट में, दो पार्ट में स्प्लिट भी नहीं किया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके एक ही टाइप के बने होते हैं कि आयरन है तो आयरन ही रहेगा, कॉपर है तो कॉपर ही रहेगा, ठीक है ना। चलो, तो अभी फिलहाल जब तक हम लोग ये चीज पढ़ रहे हैं तब तक की बात करें तो तब तक 118 एलिमेंट पूरी दुनिया के अंदर हैं और 118 में से आपके 94 जो है वो नेचुरल है, नेचुरल पाए जाते हैं। तो अब यही सवाल बन जाएगा कि जो नेचुरल नहीं होंगे, जिनको इंसानों ने बनाया होगा, वो कितने होंगे। तो अब कुछ लोग कहेंगे तो आपने तो पढ़ाया ही नहीं है, लेकिन ऑलरेडी समझ लीजिए पढ़ाया गया है भाई। 118 टोटल है, 94 जो है उसमें से आपके नेचुरल है, तो बचे हुए जो 24 होंगे वो क्या होंगे, वो ऑटोमेटिक आपके मैन मेड होंगे। अब ये जो एलिमेंट्स टोटल 118 हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अच्छा ये सर 118 कहीं सुना सुना लग रहा है कि नहीं सुना सुना लग रहा है। ये पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट, ठीक है ना। तो उसमें सॉलिड्स भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैस भी होते हैं। पहली बात तो ये हो गई। ह्यूमन बॉडी के अंदर, हम सब के अंदर, है ना, यहाँ फिगर लगा दूंगा अपना, ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% ये ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। अब इन एलिमेंट्स में क्या क्या आएंगे तो आपने नाम सुना होगा, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटोलाइट्स। एक बात और याद रखिएगा, ये जो आपके कहाँ कहाँ पढ़ेंगे, क्लास 8th में भी चैप्टर आपका आया होगा मेटल नॉन मेटल का, क्लास 9th में भी देखिए आ रहा है ये पूरा बता, क्लास 10th में जैसे ही आप जाएंगे मेटल नॉन मेटल का पूरा चैप्टर। तो सारी चीजों को मैंने यहाँ कंबाइन कर दिया है, तो एक ही बार पढ़ना है और ये वीडियो आपको आगे 9, 10 सबको भेज देना और आगे भी आपके काम आएगी। सबसे पहले मैंने इसमें दिमाग लगाया थोड़ा सा, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे उन सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जैसे ताकि आपको अलग प्रॉब्लम ना हो। व्हाट मैलिएबल, तो मैलिएबल का मतलब मैं ऐसे कहता हूँ मार मार के चपटा कर दो, यानी मैलिएबल में बीट इनटू थिन शीट। अच्छा ब्रेक ना हो, यानी इस तरीके से काम हो कि ब्रेकिंग वाला सिस्टम ना हो, टूटने वाला सिस्टम ना हो। ये बीट इन इनटू थिन शीट, पतली शीट में आप कन्वर्ट अगर कर दोगे किसी चीज को, उसे बोलेंगे मैलिएबल। डक्टाइल, तो मैंने कहा इसमें टी होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, ड्रॉन स्ट्रेच इनटू थिन वायर, तो टी का मतलब तार। तो अगर आप किसी को पतले वायर में कन्वर्ट कर दोगे तो उसे क्या बोलेंगे, डक्टाइल बोलेंगे। तो इसी में बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। तो याद रखने का तरीका कैसे, मैंने ऐसे याद रखा भाई, मैलिएबल मार मार के चपटा कर दो, और चपटा कर दोगे मतलब थिन पतली सी शीट में कन्वर्ट कर दोगे। डक्टाइल, टाइल मतलब यहाँ पे तार होता है ना, तार। अब आते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल, तो थर्मल का मतलब कहीं भी वर्ड आएगा उसका मतलब है हीट। कंडक्टिविटी का मतलब जो कंडक्टर हो या कंडक्टर, मैंने दो वर्ड यूज किए अलग अलग, एक वाले में कंडक्टर यूज किया है, एक वाले में कंडक्टिविटी। समझना, कंडक्टर का मतलब जिसके अंदर से हीट फ्लो हो, हीट कंडक्ट होगा तो थर्मल। इलेक्ट्रिकल का मतलब जिसके अंदर से करंट फ्लो होता है, ये करंट फ्लो होने की क्षमता। बात समझ में आ गई, ओके। लस्ट्रस का मतलब, लस्ट्रस और लस्ट्रस यहाँ पे लिखा शाइनी, तो लस्टर बोले, शाइनी बोले, इसका मतलब क्या है कि उनके पास चमक होती है। क्या होती है, चमक होती है। और ये गुड रिफ्लेक्टर होते हैं। क्या होते हैं भाई, चमक तभी होगी जब लाइट उस पर से टकराएगी। मान लो ये कोई सोना है, चमकता है, लाइट उस पर से टकरा के रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है, तो उसे क्या बोलते हैं, गुड रिफ्लेक्टर है ना यहाँ पे। तो आप एक तो यहाँ पे डैश लगा लें, लस्टरस, शाइनी, या यहाँ पे आप कह सकते हो चमक। क्या कह सकते हो आप, चमक कह सकते हो ना यहाँ पे। तो गुड रिफ्लेक्टर होता है। दूसरा टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो होता है लचीलापन। क्या होता है लचीलापन, आपने हरी हरी टहनियां देखी होंगी तो उनके अंदर बहुत ज्यादा लचीलापन होता है, उनको मोड़ दो, लटका दो तो उनको जल्दी टूटती नहीं। तो ये लिखा होल्ड लार्ज वेट विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे अगर ये लार्ज वेट, बड़े भार को संभाल ले जाएं, उसे क्या बोला जाता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बोला जाता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, अगर जब सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है, बट यहाँ पे जब हम मेटल की बात करेंगे तो हम वहां पे मोल्टेन की बात करेंगे, भाई मोल्टेन है, पिघल गया है, जिसे कहते हैं पिघला है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब वेपोराइज होना। क्या होना, वेपोराइज होना, वेपर में कन्वर्ट होना। डेंसिटी का मतलब अपने सिलेबस में अभी तक कितना भारी है, वैसे डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है ना, लेकिन डेंसिटी के बारे में तो कितना भारी है, और वही टर्म होता भी है बाद में आके, मतलब कितना भारी है, भारी रहेगा डूब जाएगा,
जैसे पानी वगैरह के अंदर भाई ना डूब जाता, जहाज नहीं डूबता है लेकिन आयरन डूब जाता है, डेंसिटी का लेना देना है। सोनोरस का मतलब स्ट्राइक पर, जब कोई स्ट्राइक का मतलब हंगामा नहीं, स्ट्राइक मतलब ये वाला टकराना, टकराने पर अगर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा, रिंगिंग साउंड है ना, टन, तो इसे क्या बोलेंगे, सोनोरस बोलते हैं। ये इतनी 10 पॉइंट आपके बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, है ना, यहाँ बार बार मैं समझाता मजा नहीं आता। अब स्मूथ तरीके से पूरी एनसीईआरटी में क्या दिया है उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला सामने सामने देखो मैंने लिखा मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, है ना। अब सिर्फ आपको ये कुछ चीजें याद ही करनी है भाई, ये पक्का बोल रहा हूँ, ये याद ही करने वाला है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। देखो मैलिएबल और डक्टाइल, मैलिएबल और डक्टाइल में सबसे बेस्ट कौन है, गोल्ड और सिल्वर, ये क्वेश्चन पूछा सबसे बेस्ट कौन है, गोल्ड एंड सिल्वर होते हैं मैलिएबल और डक्टाइल में। गुड कौन होते हैं, एल्युमिनियम और कॉपर। और ये जो नॉन मेटल है ना मैलिएबल होता है ना ही डक्टाइल होता है, बल्कि ब्रेक हो जाता है, और जो ब्रेक हो जाता है उसे बोलेंगे ब्रिटल, सिंपल सी बात है, जैसे सल्फर और फास्फोरस, सल्फर और फास्फोरस। ओके, अच्छा मेटल और नॉन मेटल कैसे आप पहचानेंगे, कुछ लोगों का ये भी सवाल होगा, तो मैंने शायद बताया भी होगा कौन मेटल नॉन मेटल है, वरना मैं अगले टर्म पे आपको मेटल और नॉन मेटल पूरा बता दूंगा कौन कौन से हैं, याद आपको रखने हैं, है ना। हालांकि इसमें है सल्फर और फास्फोरस, बट पूरा बता दूंगा। तो थर्मल कंडक्टिविटी में बेस्ट, थर्मल का जो हीट कंडक्ट करता है, बेस्ट कौन है, सिल्वर, बेस्ट कौन है, सिल्वर, है ना। गुड कौन है, कॉपर और एल्युमिनियम। ये क्वेश्चन जो मैंने जहां जहां पीले से हाईलाइट किया है वही वही क्वेश्चन पूछा जाता है। पुअर में कौन है, लेड और मरकरी, पुअर में कौन है, लेड और मरकरी। यहाँ पे कंडक्ट नहीं करवाते हैं, बैड कंडक्टर हैं, लेकिन यही ध्यान देना है, नॉट ऑल, ऐसा नहीं कि सारे के सारे बैड कंडक्टर। देखो डायमंड हीट कंडक्ट कराता है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीट कौन कंडक्ट कराता है, डायमंड, इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट कराता है, ग्रेफाइट, तभी तो इलेक्ट्रोड बनाने के काम आता है। निप्पो सेल याद करो, बचपन का निप्पो सेल, उसमें देखो ना ग्रेफाइट की रॉड लगी होती है, कार्बन रॉड, ग्रेफाइट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में लोअर कौन होते हैं, आयरन और मरकरी होते हैं, लोअर, जिसकी कम कंडक्टिविटी होती है, इसका मतलब इन लोगों की ज्यादा होगी। बेस्ट सिल्वर, गुड कॉपर और एल्युमिनियम, तार वार बनाने के काम आते हैं। लस्ट्रस का मतलब शाइनी, तो गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी बनाने के काम आते हैं, क्योंकि वो चमकते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। और बाकी जो नॉन मेटल होते हैं वो डल होते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है, आयोडीन, आयोडीन नॉन मेटल होता है, उसके बावजूद भी क्या होता है, चमकदार होता है, लस्ट्रस होता है। हार्डनेस में देखें, हार्डनेस अक्सर मेटल आप देखोगे तो हार्ड होते हैं, लोहा, तांबा, पीतल, है ना, ये सारे हार्ड होते हैं, लेकिन अच्छा सब इक्वली हार्ड होंगे, बिल्कुल नहीं भाई। एल्युमिनियम, अच्छा वो तो मिक्सचर हो गया, मान लो सिल्वर अलग हार्ड होगा, सोना अलग हार्ड होगा, लोहा अलग हार्ड होगा, है ना, ये सारी कहानी। यहाँ एक और चीज है, सोडियम और पोटेशियम, ये होते तो मेटल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, हालांकि सारे जितने पीले हैं सब पीलू इंपॉर्टेंट हैं। देखो सोडियम और पोटेशियम वेरी सॉफ्ट हैं, ये सॉफ्ट इतने हैं कि इनको चाकू से काटा जा सकता है। अब यही इतना याद रखना, ये सॉफ्ट इतने हैं कि चाकू से काटा जा सकता है। और यहाँ जो नॉन मेटल होते हैं बेचारे पहले सॉफ्ट होते हैं, पहले से ही सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड याद करो, डायमंड को काट पाओगे नहीं, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है पूरी दुनिया का, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, नॉन मेटल होने के बावजूद भी ऐसा है। ओके चलो, अब आते हैं हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ के ऊपर, किसके ऊपर, टेंसाइल स्ट्रेंथ के ऊपर आते हैं। आयरन देखो सिंपल, टेंसाइल और लचीलापन, तो आयरन को हम लोग ब्रिज वगैरह, रेलवे ट्रैक है, ब्रिज है, मशीन है, इन सब के बनाने में यूज करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होती है। फिर वही कहानी आई, सोडियम और पोटेशियम बहुत सॉफ्ट होते हैं। अब अगर इतने सॉफ्ट हैं कि चाकू से कट जाएंगे, इसका मतलब इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, बहुत कम है, बहुत कम है। और नॉन मेटल की तो कम होती ही है, इस पे अगर कोई चीज आप रखोगे तो ये टूट जाएगा, पट्टा से टूटेगा, है ना, जैसे पेंसिल की नोक ले लो, है ना, देखो टूट जाती है इजी, वहीं पेंसिल का लोहा ले लो, उसी में मतलब लोहा। देख लो अगला, ऑल मेटल, जितने भी मेटल होते हैं सॉलिड होते हैं भाई, जितने भी मेटल हैं सॉलिड हैं सिवाय मरकरी के। मरकरी एक लिक्विड है, थर्मामीटर आपने देखा होगा, उसमें लिक्विड होती है, मरकरी होती है, तो दिमाग में तो रख ही सकते हैं इतना। और इसमें तीनों टाइप के होते हैं, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी। सॉलिड में कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, ये सारे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ब्रोमीन लिक्विड होता है, और गैस में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सारी गैसी होती है, गैसेस। अब बच्चा यहाँ कंफ्यूज होता है, देखो ध्यान से, लिक्विड मरकरी भी है, लिक्विड ब्रोमीन भी है, बट क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, लिक्विड नॉन मेटल, अच्छा लिक्विड है नॉन मेटल मतलब ब्रोमीन, लिक्विड है लेकिन मेटल है मतलब मरकरी। चलो मास एम से मेटल, एम से मरकरी। ओके, मेल्टिंग पॉइंट का इसका क्या होता है भाई, जाहिर सी बात अगर हार्ड है मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, लेकिन फिर वही कहानी आती है कि सोडियम और पोटेशियम तो बहुत सॉफ्ट थे, इसका मतलब इनके मेल्टिंग पॉइंट कम होंगे। लेकिन गैलियम एक ऐसा आता है, इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है
कि गैलियम एक ऐसा होता है जैसे ही आप इसको हाथ पे रखोगे पिघलने लगेगा। इसका मतलब क्या है, हमारी बॉडी हीट पर या यूं समझ लो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी ये पिघलने लगता है। तो ऐसे दे दे कि गैलियम है और 25 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया है, बताओ क्या होगा भाई, पिघलने लगेगा, रूम टेम्परेचर पे पिघलने लगेगा। यहाँ पे इनका क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। और इसी वजह से खुद सोचो, अगर बॉइलिंग पॉइंट जिसका बहुत कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम, इसका मतलब जल्दी से भट तुरंत क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई बॉइलिंग पॉइंट मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है और टेम्परेचर नॉर्मल होता है 25 डिग्री सेल्सियस रूम का, तो ये सारे के सारे गैस में ही तो हो जाएंगे। तो ये इसीलिए गैस में होते हैं, इसीलिए गैस में। तो ये अथर्शन रीजन का बड़ा बेस्ट क्वेश्चन ये बन सकता है, तो मे भी बने ही। ग्रेफाइट इज इक्वल टू हाई, लेकिन ग्रेफाइट ऐसा होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, 37 डिग्री 3700 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे डेंसिटी का मतलब क्या होता है, अपने यहाँ पे डेंसिटी का मतलब होता है हैवी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था हैवी, कितना हैवी है, लेकिन फिर वही कहानी, सोडियम पोटेशियम तो बहुत सॉफ्ट थे इसलिए बहुत हल्के होंगे, डेंसिटी कम होगी, है ना। इनकी डेंसिटी बहुत, भाई नॉन मेटल की उसके अपोजिट चलते हैं, नॉन मेटल की डेंसिटी कम होती है क्योंकि अक्सर वो गैसेस में होते हैं, और जो सॉलिड वाले भी होते हैं उनकी भी कम होती है, लेकिन आयोडीन की डेंसिटी हाई होती है। अब कितनी हाई होती है ये नहीं पता, बट हाई होती है, नॉर्मल से हाई होती है। सोनोरस का मतलब क्या है, बताया था साउंड, तो इसको बेल मेकिंग में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के वायर में इस चीज की प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है, और यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। कुछ कलर की बात कर लेते हैं जो आप याद रख लीजिएगा, कापर रेडिश ब्राउन का होता है, गोल्ड येलो होता है, गोल्ड को सभी जानते हैं, है ना। और से ऐसे ही सल्फर येलो होता है, फास्फोरस व्हाइट और रेड होता है। अच्छा व्हाइट रेड नहीं होता है ना, व्हाइट और रेड होता है, यानी व्हाइट फास्फोरस आता है, रेड फास्फोरस आता है ना, इस टाइप के। ग्रेफाइट ब्लैक होता है, तो जानते ही हैं। क्लोरीन येलो ग्रीन होता है, ब्रोमीन रेड और ब्राउन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कलरलेस होता है। तो ये पूरी कहानी किस चीज की थी, ये पूरी कहानी आपकी इस चीज की थी कि मेटल और नॉन मेटल क्या है। तो एक बार पढ़िएगा, दोबारा आपको 10th तक भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और है, क्वेश्चन क्या स्टेटमेंट है, लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट द प्रेजेंस ऑफ नॉन मेटल। ये आपको एक्सप्लेन करना है कि विदाउट नॉन मेटल लाइफ आपकी पॉसिबल नहीं है। कैसे करेंगे एक्सप्लेन, देखो तो मैंने दो एग्जांपल दिया, कार्बन, ये भाई लाइफ जो भी है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है। देखो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, प्रोटीन, फैट, विटामिन, एंजाइम, इन सब के अंदर क्या चर्चा है, इन सब के अंदर कार्बन कंपाउंड है, क्या है, कार्बन कंपाउंड ही है, तो इनके बिना तो लाइफ पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा ऑक्सीजन ब्रीदिंग में, कंबस्टन में, इन सब चीजों में यूज होती है। ठीक है ना, चलो अब आते हैं मेटालॉइड के ऊपर। मेटालॉइड्स मतलब क्या होता है, देखो शो सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, बीच का आदमी, ना मेटल ना नॉन मेटल, दोनों बीच के आदमी है, थोड़ा सा इसका थोड़ा सा इसका। इसका मतलब ये ना ही कंडक्टर होगा, ना ही मेटल जैसा पूरा होगा, और ना ही इंसुलेटर होगा। तो एक वर्ड यूज किया जाता है सेमी कंडक्टर। क्या वर्ड आप पढ़ोगे, सेमी कंडक्टर, जो ना ही कंडक्टर होता है ना ही इंसुलेटर होता है, बल्कि बीच का होता है, सेमी कंडक्टर। क्लास 12 चैप्टर ही है जिसको पढ़ना होगा, अभी से नहीं पढ़ना, गर्मी छुट्टी में एक आइडिया लगा लेना, है ना, दिया हुआ है मेरे में। इसका एग्जांपल याद करोगे, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है Si यानी सिलिकॉन। आगे भी इसी की चर्चा खाली होती है। तो ये आपका सेमी कंडक्टर है, कई बार इसे सेमी मेटल के नाम से जाना जाता है। तो ये था आपका बेसिक नंबर 2, जिसमें आपको ये सारी चीजें अभी 1 बाय 1 दिमाग में सेट करनी है। अगले टर्न पे हम लोग लेकर आएंगे मिक्सचर, और फुल डिटेल मिक्सचर की होगी। ओके, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। शेयर और लाइक जरूर करिएगा, कमेंट भी। है बच्चों, तो आपके सामने है मिक्सचर, जो कि आपने पुराने पार्ट्स को पढ़ लिया होगा। एक बार मैं आपको एक झलकी दिखला देता हूँ। ये आपने मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, उससे पहले आपने मॉलिक्यूल, कंपाउंड, सारे चीज कर लिए। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, अगर आप केमिस्ट्री को सीखना चाहते हैं तो आप पहले 2 पार्ट को जरूर करिएगा। उसके बाद आते हैं हम आज के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जिसमें आज हम स्टडी करने वाले हैं मिक्सचर को। तो सबसे पहली चीज मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ कि मिक्सचर क्या होता है, सब्सटेंस हैविंग 2 और मोर देन कंपोनेंट इन एनी रेशियो। कि अगर आपने 2 कंपोनेंट को किसी भी रेशियो में आपने मिला दिया है, 2 सब्सटेंस को, 2 कंपोनेंट को आपने किसी भी रेशियो में मिला दिया है, उसे क्या बोलेंगे, मिक्सचर। ये मैंने एक सिंपल डिफिनेशन बताई, बुकिश और यूट्यूब की लैंग्वेज आपको मिल जाएगी। सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट आर कंपाउंड नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। तो ये बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो, ठीक है ना, कि जो आपस में कंबाइन नहीं होते हैं। अभी हम एग्जांपल के थ्रू ज्यादा अच्छे से इस चीज को समझेंगे। फॉर एग्जांपल एयर है, एयर के अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर होते हैं, जो कि केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं। मोर देन 2 कंपोनेंट हैं, बट आपस में केमिकली कंबाइन नहीं है कि एयर और नाइट्रोजन एक साथ कंबाइन हो जाए, है ना।
हमको ऑक्सीजन मिले ही ना, नाइट्रोजन मिले ही ना, तो ऐसा नहीं है, अलग अलग कंपाउंड बना के रहते हैं, बट ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगी। पहली चीज, मिल्क के अंदर वाटर, फैट, प्रोटीन, शुगर, मिनरल्स, विटामिन, ये सारी चीजें होती हैं। ब्रास आपको है कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। गन पाउडर में सल्फर है, चारकोल है, पोटेशियम नाइट्रेट होते हैं। ये सारे अभी एक कॉमन एग्जांपल आपके जो मिलेंगे मिक्सचर के, वो मैं आपको दे रहा हूँ। जितने भी सॉल्यूशन है, ब्राइन, बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन आपके पढ़ाएंगे क्लास 10 में। ब्राइन सॉल्यूशन यानी जो अपने घरों के अंदर नमक होता है, NaCl प्लस वाटर। केरोसिन के अंदर आपको पता है, अगर पता नहीं हो तो देख लीजिए, पैराफिन, नेप्थलीन और हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। पेट्रोल के अंदर हेक्सेन, हेप्टेन और ऑक्टेन, ये कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। लाइम वाटर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर होता है। ब्लड के अंदर प्लाज्मा, RBC, WBC, प्लेटलेट्स होती है। सोडा या कार्बोनेटेड वाटर यानी CO2 और वाटर। तो इतने मैंने आपको जनरल एग्जांपल जो बुक के अंदर मिल जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो मिक्सचर का मतलब अभी आपने क्या ध्यान दिया कि मिक्सचर का मतलब ये होता है कि सिंपल दो और या दो से ज्यादा कंपोनेंट को आपने किसी भी रेशियो के अंदर मिला दिया। अब हम आते हैं मिक्सचर के टाइप समझना बहुत ध्यान से। एक को समझ जाओगे, दूसरा ऑटोमेटिक समझ जाओगे। सबसे पहले हम होमोजीनस को समझने की बात करते हैं। होमोजीनस का मतलब होता है सेम फेज और सेम फेज। अब मैं आपको समझाता हूं, जो अभी क्लास 9 के लेवल पे आपको फेज कोई नहीं बताएगा, बट मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश करता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फेज, फेज की क्या मीनिंग होती है। और दूसरी चीज क्या लिखा हुआ, टू सरफेस कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड। अब यहाँ बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है कि सर आपने कह दिया फेज और फिजिकल स्टेट क्या होता है, क्योंकि आपने सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ा है, तो इसे बोलते हैं फिजिकल स्टेट। मैं बहुत ध्यान से आपको समझाता हूं, आप अपने दोस्तों को ये चीज जरूर पूछना, क्या उन्हें फेस के बारे में मालूम है या नहीं है। मुश्किल से नहीं मालूम होगा, पढ़ाने वाले जो होते हैं उन्होंने भी इस बात को ध्यान नहीं दिया होगा, बट मैं सारी चीजें अभी से क्लियर करके चलता हूं आपको। सबसे पहला, ये आपका वाटर है, और वाटर की जो फिजिकल स्टेट होती है, लिक्विड होती है, वो सबको पता है। और ये शुगर है, और शुगर जो चीनी जब आपने मिलाया तो फिजिकल स्टेट क्या होती है, लिक्विड होती है। अब आफ्टर द मिक्सिंग, जैसे ही आपने चीजों को मिक्स कर दिया, जैसे ही आपने चीनी को घोला, चीनी ऐसा घुला कि पानी के रंग में घुल गया। सिंपल सी बात है, चीनी इस तरीके से घुला कि पानी के रंग में घुल गया। जैसे ही नीला है आसमान, वैसे ही नीला है पानी। पानी यानी पूरा पानी, समझ लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे है नीला है आसमान, नीला है पानी, पानी है ना, नीले से मैंने बनाया भी है। तो यानी सिंपल सी बात है, मिक्सिंग के बाद चीनी पूरी की पूरी ऐसी घुली कि पानी के रंग में अपने आप को उसने घोल लिया। चीनी पहले क्या था, समझना, चीनी पहले क्या था, सॉलिड। ठीक है सर, पहले सॉलिड था, पानी में घुलते ही लिक्विड बन गया, पानी में घुलते ही लिक्विड बन गया। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, चीनी आज भी सॉलिड है। ये बात थोड़ी सी आपको हैरान देगी, बट आप मेरी बात पे यकीन रखिएगा, चीनी आज भी सॉलिड है। सॉलिड का मतलब यह है कि वो वाटर के पार्टिकल के बीच में जाके, मॉलिक्यूल के बीच में जाके बैठ गई है, उसने वाटर के मॉलिक्यूल ने उसको घेर लिया है। लेकिन बात समझना, चीनी सॉलिड है, आज भी चीनी सॉलिड है, बट चीनी नजर कैसी आ रही है, चीनी पानी के रंग में बिल्कुल घुल चुकी है। यानी पानी अगर लिक्विड है तो चीनी भी लिक्विड ही नजर आ रही है। चीनी कैसी नजर आ रही है, आपको लिक्विड ही नजर आ रही है। तो यही जो नजर आ रहा है उसे ही क्या बोलते हैं, फेज। यही जो नजर आ रहा है उसे क्या बोलते हैं, फेज, फेज, फेज। बात समझ में आई कि चीनी उसका फिजिकल स्टेट लिक्विड था, लेकिन आज उसने अपने आप को पानी के रंग में घोल लिया है, और आज वो सॉलिड ना होकर लिक्विड की तरह दिख रही है। इसे हमने बोला फेज बोला। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है ना। चल दूसरा, अब यहाँ पे आप देखते हैं कि क्या क्या कहानियां होती हैं कि ये चीजें जब आपने चीनी को घोला, पूरी तरीके से मिक्स हो गया है, यानी इस इनडिस्टिंग्विशेबल लैंग्वेज मैंने लिख दिया, बुक के अंदर होती है। इसका मतलब ये होता है कि आप इसको अलग नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा है, टू सरफेस कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड, यानी इनका जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म हो चुका है, इक्वली स्वीट हो चुका है। यूनिफॉर्म, मैंने देखो यहाँ फिगर आपको ध्यान से बनाया होगा, एक एक जो है लाल नीला, लाल नीला, लाल नीला, नीला लाल, एक यूनिफॉर्म तरीके से पूरे के पूरे मिक्स हो चुके हैं। यानी कहीं ज्यादा मीठा, कहीं कम मीठा नहीं रहेगा, बल्कि इक्वली मीठा रहेगा। नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, यानी आप ये नहीं बता सकते कि यहाँ चीनी है, यहाँ पानी है, हर जगह चीनी और पानी है। चीनी ने अपने आप को ऐसा घोला कि पानी के रंग में घुल गया। बात समझ में आ गई। चलो अब हम चलते हैं थोड़ा सा इस तरीके के ऊपर। इसमें मैंने फिगर नहीं बनाया, इस कई सारे फिगर इसमें हो सकते हैं। जैसा कि आप ले लो, मान लो आपने चाक पाउडर को मिला दिया है, आपने चाक पाउडर को मिला दिया है, मिट्टी को मिला दिया है, सैंड को मिला दिया है पानी के अंदर, या आपने जो है शुगर को मिला दिया है नमक के अंदर। तो इसमें क्या होगा, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर फैल जाएगा। बात समझ में आई। इसी का उल्टा, इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगा, कहीं ज्यादा होगा और कहीं कम होगा। इसमें विजिबल बाउंड्री आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे आपने पत्थर में जो है पानी में पत्थर मिला दिया, तो आपको एक दो अलग अलग बाउंड्री दिखने को मिल जाएगी, दो अलग अलग फेज आपको दिखने को मिल जाएगा।
बात समझ में आई कैसा? अब दोनों तरफ का एग्जांपल आप देख लीजिए। अनपॉल्यूटेड एयर यानी जिसके अंदर सिर्फ एयर होगा, कोई अदर पार्टिकल नहीं होगा, वो इसमें रहेगा। लेकिन इसके अंदर यहाँ पे देखो, मैंने जहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे देखो पॉल्यूटेड एयर, क्या लिखा हुआ है? पॉल्यूटेड एयर। पॉल्यूटेड का मतलब क्या है कि अब इसके अंदर हो सकता है सॉलिड के पार्टिकल चले हो गए होंगे, तो ये अब पॉल्यूटेड एयर बन चुकी है। तो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल भाई साहब, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट, पॉल्यूटेड एयर। दूसरा, एल्कोहल और वाटर आपस में मिक्स हो जाते हैं, जो कि नीचे आपको यहाँ पे दिया हुआ देखो, दो मिसिबल लिक्विड। मिसिबल लिक्विड का मतलब क्या होता है कि जो दो आपस में मिक्स हो जाए पता ना चले, जैसे एल्कोहल और वाटर है। बात समझ में आ गई? ओके, मिसिबल लिक्विड। एलॉय, एलॉय बहुत फेमस एग्जांपल है, एलॉय का आप ध्यान रखिएगा, एलॉय का मैं अलग से बताऊंगा। बट एलॉय अभी भी कि दो मेटल को आपस में मिला दिया, मेटल और नॉन मेटल को आपस में मिला दिया, तो एलॉय बहुत फेमस एग्जांपल है। केरोसिन है, पेट्रोल है, ऑयल का मिक्सचर है। ऑयल का वाटर के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑयल मिक्सचर यानी ऑयल के अंदर ऑयल मिला दिया। सुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन, सी वाटर, इसमें ये सारे एग्जांपल कैसे आपको मिल जाएंगे? होमोजीनियस मिक्सचर के मिल जाएंगे। सॉल्यूशन आपको ध्यान देना है कि सॉल्यूशन यानी होमोजीनियस मिक्सचर ही क्या होता है? सॉल्यूशन, जिसकी डिस्कशन हम बाद में करेंगे कि व्हाट इज द सॉल्यूशन, उसकी पूरी डिटेल। बात समझ में आ गई? इसमें आप देख सकते हैं चाक इन वाटर, सैंड इन वाटर, स्टोन इन वाटर, सुगर प्लस सैंड, साल्ट प्लस सैंड, मिल्क होता है, आपको पता है मिल्क है, इंक है, पेट्रोलियम है। बहुत सारे बच्चे मिल्क को ध्यान नहीं देते हैं, बट मिल्क को ध्यान देना, आगे जब आप इसका पढ़ेंगे, इट इज अ कोलाइडल। ओके, तो मिल्क है, इंक है, तो ये दो आप ध्यान रख लीजिए अच्छे से, क्योंकि मिल्क बहुत फेमस है भाई, इसलिए मैंने मिल्क को इज्जत दी है थोड़ा अच्छा खासी। मैं इसको करते हैं भाई साहब, वो क्यों नहीं रिया गाइस? ओके चलो बाद में कर लेंगे, मिल्क आप तो समझ में। पेट्रोल है, कोल है, सॉयल है, वुड है, ब्लड, ब्लड के अंदर भी देखो ना ब्लड, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखने वाली हैं। तो आपको अभी पता चल गया होमोजीनस क्या है, हेट्रोजीनस क्या है, पूरा हर बुक मैंने इसमें रख दी है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं, मैं कहता हूं भाई सबसे इंपॉर्टेंट, भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको मिक्सचर और कंपाउंड अभी तक नहीं समझ में आया तो मिक्सचर और कंपाउंड एक बार और फिर से मैं आपको समझाता हूं। अब कंपेयर करके आपको समझाता हूं इस तरीके से पूरा का पूरा मिक्सचर। आपने लिया है आयरन और सल्फर, क्या लिया है आपने? आयरन और सल्फर लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज को समझना भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आयरन और सल्फर आपने लिया है, एक बार आपने मिक्स कर दिया है, एक कटोरी के अंदर आयरन और सल्फर को नॉर्मली मिक्स किया है, और एक तरफ मैं दोनों को साथ में लेके चलता हूं भाई साहब, दोनों को साथ में लेके चलता हूं। एक बार आपने आयरन और सल्फर को मिक्स किया है, एक बार आयरन और सल्फर को आपने हीट कर दिया, एक बार मिक्स किया है, एक बार हीट किया है। तो यहां मैं लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। मिक्सचर का मतलब आपने सिंपल मिक्स किया है, आपने सिंपल अपने हाथों से मिक्स किया है। बट यहाँ पे आपने क्या किया है? हीट। आपने क्या किया भाई साहब? आपने हीट किया है, और जैसे ही हीट करेंगे एक कंपाउंड बनेगा, आयरन प्लस सल्फर, आयरन सल्फाइड। देखो आयरन प्लस सल्फर क्या बन गया? आयरन सल्फाइड। जबकि यहाँ पे सिर्फ आपने ओनली मिक्स किया है, आपने कोई हीट वीट नहीं किया है, ओनली अपने हाथों से आपने क्या कर दिया? उसको मिक्स कर दिया है, चूने की बुरादा। बात समझ में आई? दोनों में अंतर समझना, एक बार कंपाउंड बना, एक बार, तो एक तरफ मिक्सचर आपका है, एक तरफ कंपाउंड है। अब हम बात को समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने मैग्नेट को लिया, भाई साहब समझिए बात को, सबसे पहले हमने मैग्नेट को लिया। जैसे ही मैग्नेट को लेंगे क्या आयरन अलग हो जाएगा? बिल्कुल सर, आयरन तो चिपक जाएगा, यानी जैसे ही आपने मैग्नेट लिया आयरन चिपक गया, आयरन चिपक गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे ही आपने लिया तो आपका जो आयरन था भाई साहब, क्या आयरन, तो आयरन आपका चिपक गया, आपका आयरन इसमें चिपक गया, आयरन चिपका, तो आयरन अट्रैक्ट में लिख देता हूं, तो आयरन अट्रैक्ट हो गया। आयरन क्या हो चुका है? अट्रैक्ट हो चुका है। अब जैसे ही आयरन अट्रैक्ट हो चुका है, यानी आपने फिजिकल मेथड से इस चीज को अलग कर लिया। और दूसरा तरीका क्या है? सल्फर डिसॉल्व इन CS2। आपने एक सॉल्यूशन लिया, आपने क्या किया? एक सॉल्यूशन लिया, आपने एक सॉल्यूशन लिया जिसके अंदर सल्फर आपने, चलो कोई बात नहीं हटाओ इसको, आपने क्या लिया? एक CS2, एक सॉल्यूशन लिया है और उसमें CS2 आपने डाल दिया है, आपने CS2 डाला है, तो इसमें CS2 क्या करेगा? इस सल्फर को डिसॉल्व कर लेगा। तो नीचे की तरफ देखो लिखा है ना, फिल्ट्रेशन में आयरन एज रेसिड्यू, यानी आयरन नीचे की तरफ मिल जाएगा। अब जो भी आपके फिल्ट्रेशन के अंदर CS2 बचा है, आप उसको इवेपोरेट कर देंगे और CS2 चला जाएगा। बात समझ में आई? यानी मिक्सचर को आप फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं, एक बार मैग्नेट लगाकर, एक बार CS2 लगाकर। लेकिन यहाँ पे आप चाहे मैग्नेट यूज करो और चाहे CS2 यूज करो, कभी भी आयरन सल्फाइड के अंदर से यानी FeS के अंदर से ना आयरन अलग होगा और ना ही सल्फर अलग होगा। अब एक पॉइंट आपको मिल गया कि मिक्सचर को आप सेपरेट कर सकते हैं, कंपाउंड को आप सेपरेट नहीं कर सकते। अगला बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा क्या है वो देखो, अगर आपने मिक्सचर को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया, अगर आपने मिक्सचर को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया, बहुत सारे बच्चे सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला नहीं जानते हैं, तो आज जान जाएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4 यानी SO4, ये है आपकी सल्फ्यूरिक एसिड।
अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डाला, आयरन एक मेटल होता है, आयरन रिएक्ट करेगा। और कभी भी याद रखिएगा मेरी बात का, मेटल और एसिड रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, जो कि कलरलेस होती है और ऑर्डरलेस होती है। ऑर्डरलेस यानी कलरलेस होती है और ऑर्डरलेस होती है। ऑर्डरलेस का मतलब कोई भी इसके अंदर महक नहीं आएगी, कोई भी महक नहीं होगी। पॉपिंग साउंड से, आप जैसे इसके पास माचिस जलाएंगे, पॉप पॉप साउंड, इससे पटक पटक वाला साउंड यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में? इसका मतलब जानते हो क्या है कि यार इसके अंदर हाइड्रोजन गैस निकली है, यानी मेटल ने ही अपना काम किया है, यानी मिक्सचर के अंदर से मेटल ने अपनी औकात दिखा दी है, यानी इसने आयरन की प्रॉपर्टी शो कर दी है, जबकि सल्फर पे कोई असर नहीं पड़ा। ऐसे ही जब इसी मिक्सचर के अंदर अभी आपने देखा था, जैसे ही आपने CS2 को मिलाया, CS2 एक बनाया सॉल्वेंट है, CS2 को मिलाया, सल्फर डिसॉल्व हो गया, यानी अब सल्फर ने अपनी औकात दिखा दी। तो एक बार आयरन ने और अपनी औकात दिखाई, एक बार सल्फर ने अपनी औकात दिखाई। इसका मतलब कि जो मिक्सचर होता है वो अपने सभी साथियों का साथ देता है कि तू भी अपनी औकात दिखा ले, मैं भी अपनी औकात दिखा लेता हूं। लेकिन अगर आपने कंपाउंड में, इस कंपाउंड जो कि अभी आपने कंपाउंड, अब मिक्सचर की बात तो खत्म हो गई, अब कंपाउंड की बात करते हैं। अगर आपने कंपाउंड में सल्फ्यूरिक एसिड डाला, यहाँ पे अब H2S गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है इस बार? H2 गैस नहीं रिलीज होती है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज होती है। और इसकी महक कैसी होती है? रॉटन एग लाइक स्मेल, सड़ा अंडा जैसा। यानी हाइड्रोजन गैस नहीं निकली, यानी आयरन की प्रॉपर्टी नहीं शो हुई, आयरन की प्रॉपर्टी नहीं शो हुई। इसी तरीके से जब इसके अंदर CS2 डालेंगे, सल्फर डिसॉल्व नहीं होगा, यानी ना आयरन ने अपनी औकात दिखा पाई और ना ही सल्फर ने अपनी औकात दिखा पाई। इसका मतलब ये है कि कंपाउंड डिफरेंट होता है उससे कांची, यानी अंदर क्या है उससे मतलब नहीं है, सामने क्या है उससे मतलब होता है। यानी आयरन सल्फाइड अपनी औकात दिखाएगा, आयरन चुप बैठेगा, सल्फर भी चुप बैठेगा, ये लोग अपनी औकात नहीं दिखा पाएंगे। अब आते हैं अगले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, और वो पॉइंट हमारा क्या है ये देखिए कि अगर वी कैन मिक्स एनी अमाउंट, भाई आप जब मिला रहे हो, कभी जो आपने आयरन को ज्यादा मिला दिया और कभी आपने सल्फर को ज्यादा मिला दिया, यानी इसका कंपोजिशन, इसकी मिलावट वेरिएबल है, यानी एनी प्रोपोर्शन बाय मास, कि आप किसी को भी कम किसी को भी ज्यादा मिला सकते हैं। अब बताओ, किसी को ज्यादा मिलाया, कभी किसी को कम मिलाया, क्या कोई डिफिनिट फिक्स फार्मूला बना पाओगे? नहीं बना पाओगे भाई, कुछ नहीं बना पाओगे ना। कभी ज्यादा खाता है कभी कम खाता है, क्या कुछ फिक्स बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। और अगर फिक्स नहीं बना पाओगे, इसका मतलब ना ही फिक्स मेल्टिंग पॉइंट आएगा और ना ही फिक्स बॉइलिंग पॉइंट आएगा। लेकिन इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट देखना, आयरन और सल्फाइड एक कंपाउंड बना है। आयरन का जो मास, एटॉमिक मास होता है, मैं आपको अलग जल्दी ही पढ़ाने वाला हूं, एक आध दो लेक्चर के बाद वो आपका आएगा। पूरा जो मोल कॉन्सेप्ट के बारे में फुल डिटेल, बेटा मिस मत करना। F56U, यानी U कैसे आया, 56 क्या है, सब पढ़ाऊंगा धीरे धीरे। मानो इसका मास क्या है 56, इसका मास क्या है 32। अब जैसे ही आपने किया भाई ये 56 ग्राम है, मान लिया ग्राम, मैंने मान लिया ये 56 ग्राम है या 32 ग्राम, बताओ दोनों का रेशियो क्या आएगा? 7 8 7 56 8, यानी ये 7:4 के रेशियो में फिक्स है। यानी इसका मास फिक्स हो चुका है कि भैया ये 32 ग्राम ही रिएक्ट करेगा, ये 56 ग्राम ही रिएक्ट करेगा। तो अगर आपने उसको कभी ज्यादा ले लिया, कई बार अगर ऐसा है, मान लो आपने 32 के अलावा 36 ले लिया, तो जो एक्सेस पार्ट होगा वो अनरिएक्ट, यानी एक्सेस पार्ट रिएक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब कि 7:4 फिक्स हो चुका है कि यानी 7 पार्ट लेकर आओ, 7 ग्राम लेकर आओ किसका? आयरन का, तो उससे रिएक्ट करेगा 4 ग्राम किसका? सल्फर का रिएक्ट करेगा। तो 1 ग्राम का निकाल सकते हो कितना आएगा। अब समझना, अगर इसका फार्मूला, अब भाई 7:4 फिक्स है तो फार्मूला भी फिक्स हो जाएगा, तो मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स हो जाएगी और बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स हो जाएगी। दूसरा, जब आपने इसको मिक्स किया था तो ना ही हीट, भाई सिंपल से ना, आपने मिक्स कर दिया। अब समझते हैं हम किस पर आ चुके हैं, पॉइंट नंबर 6 पे, इस तरफ लेफ्ट साइड ना, मिक्सचर के ऊपर। अब जैसे ही बेटा आपने इसको मिक्स किया तो ना ही हीट रिलीज हुई और ना ही हीट आपने दिया और ना ही रिलीज हुई, यानी सिंपल सी बात क्या, फिजिकल चेंज, यानी आपने सिर्फ उसको चुपके से मिला दिया। लेकिन इसमें तो आपने हीट किया था, और हीट करने का मतलब यह है कि इट इज अ केमिकल चेंज। तो आज आपको पूरे तरीके से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द केमिकल चेंज, व्हाट इज द फिजिकल चेंज, व्हाट इज द कंपाउंड, व्हाट इज द फलाना, व्हाट इज द ढिमकाना। अब आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा जो अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं, ताकि अपना कंटेंट है धमाकेदार। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। कि स्कैटरिंग ऑफ द लाइट एंड टिंडल इफेक्ट। अब ये देखो, आपका जो प्यार है उस तरीके का कि आपने लाइट पार करवाई। अब समझना, आपने लाइट पार करवाई और लाइट पार करवाने के बाद यहाँ पे पाथ, वाटर के अंदर पाथ नहीं दिख रहा है। देखो ये वाटर है, वाटर के अंदर चीनी डाल दो, पाथ नॉट विजिबल। पहली चीज तो यही है भाई, टिंडल इफेक्ट जो आपके लेवल पे पढ़ाया जाता है यही है
कि भाई आपका पाथ लाइट का दिख रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे कोई पाथ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लाइट का पाथ विजिबल है, यहाँ पे लाइट का पाथ विजिबल है, और लाइट का पाथ विजिबल है इसका मतलब टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। लाइट का पाथ विजिबल इज इक्वल टू टिंडल, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या है, टिंडल। तो टिंडल शो कर रहा है। अब टिंडल इफेक्ट कैसे शो कर रहा है, ये तो आप हो गया भैया टिंडल इफेक्ट हो गया कि हाँ यार शो कर रहा है टिंडल इफेक्ट, लेकिन हाउ, ये हुआ कैसे, चलिए आइए देखते हैं अच्छे तरीके से। अब अच्छे तरीके से इस तरीके से देखो, फिर आपको बातें समझ में आएंगी। ये पार्टिकल है, मैंने कहा ये एक पार्टिकल है जो 1 नैनोमीटर से बड़ा है, 1 नैनोमीटर से बड़ा एक बड़ा पार्टिकल है ना, सॉल्यूशन के मुकाबले मैंने कहा एक बड़ा पार्टिकल है। और आपको मैंने स्कैटरिंग वाला वीडियो डाला था, जिसने नहीं देखा जाके देखेगा, कि जब भी लाइट कोई लाइट पार्टिकल से टकराती है, कोई भी पार्टिकल हो, बात समझो, कोई भी पार्टिकल हो, जब लाइट इससे टकराती है ये लाइट को स्कैटर करता है। क्या करता है, लाइट को स्कैटर करता है। अब लाइट को इसने स्कैटर किया और रैंडम डायरेक्शन में इसने स्कैटर कर दिया, ठीक है सर, स्कैटर कर दिया, लेकिन ऐसा थोड़ी होगा कि सारी ही लाइट को स्कैटर कर देगा। ये जो लाइट आई, मोस्ट ऑफ द लाइट पास भी हो रही है, अक्सर लाइट भाई स्कैटर तो हो रही, लेकिन अक्सर लाइट पास हो रही है, पास भी हो रही है, दो कंडीशन होगी ना, ऐसा थोड़ी खाली सारा का सारा आएगा और लेके चला जाएगा, पास हो रही है। अच्छा, जब ये लाइट पास भी हो रही है तो अगले पार्टिकल को देगी, तो नीचे वाले में देखो भाई, जब ये लाइट जो है अगले वाले इसको दिया, अब पास होके सेकंड वाले को मिला, भाई नंबर 1, नंबर 1 कहां से, पूरा लालू, चलो तो नंबर 1 वाले को मिला पहले, अब नंबर 1 वाले से लाइट पास होकर 2 वाले को मिली, अब 2 से भी यार कुछ लाइट उधर पास होगी 3 वाले को, और 3 से 4 और 4 से 5, ऐसे लाइन में लाइट के, समझना बहुत सिंपल सा, कि लाइट के रास्ते में जो भी पार्टिकल आएंगे वो स्कैटर लाइट को करेंगे, लेकिन कुछ पार्टिकल उसमें से क्या होंगे, कुछ का मतलब जो लाइट होगी वो पार भी हो जाएगी और नेक्स्ट पार्टिकल को देगी, नेक्स्ट पार्टिकल अगले वाले पार्टिकल को देगा, और ये सारी जो स्कैटर करके लाइट आ रही है वो हमारी आंखों में आ रही है। ये जो सारी की सारी स्कैटर लाइट कहाँ आ रही है, आंखों में, है ना, हम तक आ रही है ये लाइट, और हम तक आएगी तो हमको दिखेगा कि पार्टिकल क्या है, चमक रहे हैं, तो है ना, पार्टिकल क्या है, ये लाइट कहाँ आ रही है, हम तक आ रही है, और हमारी हम तक, अब ये लाइट अगर यार हम तक आएगी तो इसका मतलब हमें दिखाई देगा, चमकेगा, तो हमें चमकता हुआ इसीलिए दिखाई देता है, पाथ इसीलिए दिखाई देता है, ठीक है ना, क्योंकि वो लाइट स्कैटर होके हमारी आंखों में आ रही है। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ठीक है ना। अब समझना 1 बाय 1 चीजों को और आसान तरीके से। द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल, कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर लाइट का पाथ जो विजिबल होता है उसे ही क्या बोलते हैं, कोलाइडल। जैसा कि आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये देखो, ये यहाँ पे पाथ आपको पूरा दिखाई दे रहा है। ओके, आगे, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन कोलाइडल मिक्सचर इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट, ठीक है। स्कैटरिंग जो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर होता है उसे क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल। अब कुछ लोगों का सवाल ये था कि सर क्या ट्रू सॉल्यूशन के अंदर स्कैटर होता है कि नहीं, मैंने कहा था ना, हर पार्टिकल स्कैटर करता है, हर पार्टिकल स्कैटर करता है, लेकिन वहां स्कैटरिंग ट्रू सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल छोटा है, इतनी कम स्कैटरिंग होती है, इतनी कम स्कैटरिंग होती है कि हमारे आंखों तक आती ही नहीं। तो ऐसा नहीं कि स्कैटरिंग नहीं होगी, बट वो हमारी आंखों तक आएगा नहीं, तो हमको पाथ विजिबल दिखेगा नहीं। तो स्कैटरिंग साइज ऑफ द पार्टिकल पर डिपेंड करता है। एज द, और जैसा जैसा पार्टिकल छोटा होता जाएगा स्कैटर कम हो जाएगा, आएगा नहीं। आगे, और जो बड़े पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे देखो सस्पेंशन में, ये क्या है, सस्पेंशन, ये सस्पेंड हो चुके हैं, तो ये सस्पेंशन है। अब सस्पेंशन में पार्टिकल, मैंने कहा ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसको एज्यूम मानते हैं, कब मानते हैं, जब ये पार्टिकल घूम रहा होता है। नहीं, हमने ये कहा भाई सस्पेंशन थोड़ी की देर के बाद बैठ जाएगा, और जब नीचे बैठ जाएगा तो स्कैटर करेगा नहीं, ग्रेविटी की वजह से क्या हो चुका है, बैठ जाएगा, हैवी पार्टिकल ना, तो इसमें टिंडल इफेक्ट भी बात ऑब्जर्व नहीं होगा। बात समझ में आ गई। ओके, स्मॉल पार्टिकल स्कैटर लेस लाइट, वो हम पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से। अब समझते हैं डेली लाइफ में। देखो डेली लाइफ में अब ये क्या है, ये क्या है, ये स्मोक है, इस बोतल के अंदर क्या है, स्मोक, और सबको पता होता है स्मोक, है ना, ठीक, स्मोक, इस बोतल के अंदर क्या है, स्मोक है। अब इस बोतल के अंदर स्मोक है, इसका मतलब ये कोलाइडल को शो करेगा, बिल्कुल कोलाइडल को शो करेगा। बात समझ में आ गई सबको। तो ये चीज आपको कोलाइडल है और ये आराम से आपके शो कर देगा, तो ये चीज है। तो ऐसा ना कि बोतल में क्या है, ये तो मैंने बना दिया है कि हाँ यार बोतल के अंदर ये चीजें होती हैं, ठीक है ना। स्मोक है जो कि एक कोलाइड होता है, सबको पता है कि स्मोक एक कोलाइड होता है। ओके, और अपने रूम के अंदर क्या होता है, देखो ये रोशनी आ रही है और ये आपके डस्ट पार्टिकल है, ये रूम के अंदर क्या है, डस्ट पार्टिकल है, और ये सारे डस्ट, और डस्ट पार्टिकल से जब टकराती है तो स्कैटर होती है, इसलिए आपको पाथ पूरा चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना। अगला, इसमें देखो ये जंगल में भी आपको पता है यहाँ पे एयर के और प्लस वाटर के पार्टिकल होते हैं, खासतौर से वाटर के, वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, है ना,
ये जो आपको फॉरेस्ट में दिखता है, यहाँ पे दिखता है, वहाँ कुछ जगह एयर का, या यहाँ पे, यहाँ छोटे छोटे कौन से पार्टिकल आपको दिख रहे होंगे, ये आपको वाटर के पार्टिकल हैं। जब लाइट इनसे टकराती है, स्कैटर होती है, तो आपको यहाँ पर भी दिख जाते हैं। ऐसे क्लाउड के अंदर, क्लाउड भी क्या है, कोलाइड है। क्लाउड के अंदर भी ये देखो आपको पास दिख रहा होगा पूरा का पूरा। तो ये पूरी कहानी थी टिंडल इफेक्ट की। अब मुझे नहीं लगता कि टिंडल इफेक्ट आपको अलग से कहीं से भी पढ़ने की जरूरत होगी। ओके, अगर अच्छे समझ में आ गया होगा, लाइक और शेयर, और ये चैनल नया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। आपको ऐसी अमेजिंग और इससे भी बेहतरीन चीजें मिलती रहेंगी अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच।